है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। साथियों, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पर्यावरण अध्ययन का भाग 3। आइए आज हम भाग 4 को पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सुनीता विलियम। सुनीता विलियम 360 किलोमीटर अंतरिक्ष में गई थी। 360 किलोमीटर अंतरिक्ष में गई थी। सुनीता विलियम ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला थी। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। 6 महीना तक जो है ना वो सुनीता विलियम अंतरिक्ष में वो समय बिताई है। सुनीता विलियम के कुछ अनुभव हैं जो इस प्रकार हैं। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, पानी में भी नहीं रुकता था, बुलबुले बनकर फ्लोट करता था, चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करके चेहरे पर पोंछना पड़ता था। इस तरह वहाँ था अंतरिक्ष में। बाकी आगे देखते हैं कि वहाँ कंघी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और प्लॉट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। आइए आगे देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। ये बहुत बार प्रश्न आया हुआ है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वह चांद पर 1969 में गए थे। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है जो जल संरक्षण एवं जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ में पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा तालाब बनवाए गए। तरुण भारत संघ का सिर्फ काम था वो तालाब बनवाना। और 25 वर्ष तरुण भारत संघ में पिछले 25 वर्ष में 10,000 से ज़्यादा अब तक ये तालाब बनवाए गए हैं। आइए अगला टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। कुआं या बावड़ी। कहीं प्रश्न आता है साथियों बावड़ी का, कहीं प्रश्न आएगा कुआं का। दोनों एक ही है, आपको ये ध्यान में रखना है। कुआं हो या बावड़ी हो दोनों एक ही है। आइए कुआं के बारे में पढ़ते हैं। सीढ़ीदार कुआं या बावड़ी जल संरक्षण या भंडारण की पारस्परिक अवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में उपयोगी होते हैं। कुएं के सूखने के बहुत से कारण हैं। आज कुएं दिन प्रतिदिन घटते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। कुएं के सूखने के बहुत सारे कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पानी को मोटर से निकाला जा रहा है जिससे ज़मीन का पानी कम होते जा रहा है। झील कम हो रही है जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। ये सब कारण है कुआं को समाप्त होने का। आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। घरसीसर के बारे में जानते हैं। घरसीसर सर का मतलब होता तालाब, सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घरसी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। क्या बनवाया था? वो तालाब बनवाया था। घरसी एक राजा थे जो कि जैसलमेर के थे और उन्होंने क्या किया था? तालाब बनवाया था। सर बनवाया था, सर मतलब तालाब बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े हॉल थे, कमरे के बड़े हॉल थे, ये सब थे। मीलों तक फैले हुए घरसीसर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था, कई मील दूर तक। वो इस तरह का तालाब बनाए थे कि वो बारिश का जब भी पानी पड़ता था तो वो पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनवाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता था तब बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। यानी वो इस तरह से बनाया था तालाब कि अगर एक तालाब भर जाए तो वो पानी निकल करके दूसरे तालाब में चला जाए। वो इस तरह का तालाब बनाया था। जब भी पूरा तालाब भर जाता था तो पानी तीसरी पानी में चला जाता था और इस तरह के 9 तालाब थे। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि इस घरसीसर में कितने टोटल तालाब थे? वो है 9 तालाब। आइए आगे पढ़ते हैं। एक दूसरे के आपस में मिले हुए थे। सब तालाब जो है एक दूसरे से मिले हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं थी। पर आज घरसीसर जैसे उजड़ गए हैं जो कि अब नहीं हैं। 9 तालाबों के रास्ते में मकान, कॉलोनियाँ बन गई है। अभी के समय में 9 तालाब जहाँ बनी हुई थी वो बिल्कुल उजड़ गए हैं और आसपास में मकान बन गए हैं, कॉलोनियाँ बन गई है।
यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ नो आ जाकर बेकार बह रहा है। जो कि पहले पानी जितनी भी बारिशें होती थी वो पानी इकट्ठा होती थी और आज वो पानी बिल्कुल बेकार हो गई और जहाँ तहाँ उसका रास्ता बदल गया है। आइए हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। पेट्रोलियम भारत के रूप में प्राकृतिक रूप में जाना जाता है। पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है और इसके बनने की बहुत ही धीमी होती है। जब भी पेट्रोलियम बनता है उसको कई लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं पेट्रोलियम को बनने में। ज़मीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे भूरे गाढ़ा तेल पदार्थ होता है, यानी गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ। ये कई बार प्रश्न आया हुआ है कि ज़मीन से जो निकलने वाला कच्चा तेल होता है किस रंग का होता है? वह है गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ, जिससे गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद साथियों उससे निकलता है मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल, वायुयान में प्रयोग होने वाले ऑयल, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस इत्यादि ये बनाए जाते हैं ज़मीन से निकलने वाले। ये कई लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं इसको बनने में। आइए हम आगे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वो है गोलकुंडा फोर्ट। क्या है गोलकुंडा फोर्ट? गोलकुंडा फोर्ट के बारे में हम जानते हैं साथियों। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में, ये भी आपको माइंड में रखना है और प्रश्न इसके कई बार बने हुए हैं। ईवीएस के ये कंटेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का एक गोलाकार शेप में है। दीवार का एक गोलाकार शेप में है, जैसे बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बेसन्स या बुर्ज। ये कई बार प्रश्न होता है, कहा गया है, आया हुआ है, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है। बेसन्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर 87 बुर्ज हैं। टोटल कितने हैं? 87 बुर्ज हैं गोलकुंडा के बाहरी दीवार पर। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। कुतुबशाही सुल्तान ने गोलकुंडा पर टोटल जो है ना टोटल जो है ना ये जो शासन किया है वह है 1518 से 1687 तक शासन किया है। इससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। 1518 से 1687 तक तो कुतुबशाही सुल्तान उन्होंने शासन किया, लेकिन उससे पहले की बात करते हैं 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला ये मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थीं, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था गोलकुंडा फोर्ट पे। औरंगजेब में भी ये आक्रमण करने के लिए आया था। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ किले के चारों तरफ खाई भी रही भी और जिस वजह से आक्रमण नहीं कर पाए, इतनी खाई थी, यानी गोलकुंडा फोर्ट के चारों तरफ खाई बनी हुई थी और औरंगजेब 8 महीने तक उस किले को घेर कर रखा और कई बार उन्होंने प्रयास किया कि आक्रमण करने का, लेकिन खाई की वजह से वह फिर आक्रमण नहीं कर पाया। उस समय कांस की बंदूकें बनती थी। जिस समय गोलकुंडा फोर्ट की जिसमें बात चल रही है उसमें जो बंदूकें होती थी वो कांस की होती थी। अब हम जानते हैं कांसा कैसे बनता है। कांसा साथियों वो है, कांसा बनाने के लिए तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा प्लस टीन मिलकर के कांसा बनता है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कांसा जो बनाया जाता है साथियों वो है तांबा प्लस टीन, यानी दोनों का जब भी मिश्रण होगा तभी जाके ये कांसा बनेगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं। हजारों सालों से घुमंतु वर्ग वहाँ से चीज़ें बनाते आ रहे हैं, जैसे पीतल। ये जस्ता बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? पीतल और तांबा। ये भी कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगर जस्ता को बनाना है तो पीतल और तांबा मिला के जस्ता और तांबा और टीन मिला के कांसा। तांबा प्लस टीन मिलेगा तो कांसा बनेगा और जस्ता बनाने के लिए पीतल प्लस तांबा दोनों मिलकर के जस्ता बनेगा। कांसा तांबे और टीन के मिश्र धातु हैं। कांसा तांबे और टीन की मिश्र धातु है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी साथियों है, ये है आंध्र प्रदेश की डांस है, नृत्य है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। अब हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और वो टॉपिक है साथियों वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन के बारे में थोड़े जान लेते हैं। डॉल्फिन भारत का जलीय जीव डॉल्फिन है, जो कि एक स्तनधारी जीव है। बच्चे जन्म देते हैं, फेफड़ों से सांस लेती है,
डॉल्फिन एक बुद्धिमान एवं विवेकशील जीव है और बहुत जल्द ही मानव से जो है वो दोस्ती कर लेते हैं। हम मनुष्यों से वो दोस्ती बहुत जल्द कर लेते हैं, इतने बुद्धिमान और विवेकशील जलीय जीव हैं और ये जो है ना मानव से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेते हैं। डॉल्फिन भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और आपस में बातें करते रहती है। डॉल्फिन अंधा होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, डॉल्फिन अंधा होता है। भारत में जलीय जीव अंधा डॉल्फिन को ही घोषित किया गया है। भारत में सर्वाधिक डॉल्फिन गंगा नदी पटना के मध्य में पाई जाती है। ये भी आपको माइंड में रखना है कि डॉल्फिन जो है अगर पाई जाती है तो गंगा नदी जो कि पटना के मध्य में पाई जाती है डॉल्फिन अधिक मात्रा में। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं। अगला टॉपिक है नीली व्हेल। नीली व्हेल के बारे में थोड़े जान लेते हैं। नीली व्हेल भी एक स्तनधारी जीव है और ये सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ये सबसे भारी जलीय जीव है और ये फेफड़ों से सांस लेती है। यानी व्हेल का भी और नीली व्हेल का भी लगभग सेम है, बस अंतर इतना ही है कि व्हेल जो है मतलब गंगा नदी में पाई जाती है जो कि पटना के मध्य भाग में है, और जबकि नीली व्हेल जो है वो प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ये भी स्तनधारी है और व्हेल भी स्तनधारी जीव है। और ये भी मतलब व्हेल भी ये जो है ना फेफड़ों से सांस लेती है और नीली व्हेल भी फेफड़ों से सांस लेती है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, वो मकड़ी के बारे में जानेंगे। मकड़ी कीट वर्ग का बाद है। मकड़ी कीट वर्ग का बाद है। इसके 8 पैर होते हैं। मकड़ी के जो है 8 पैर होते हैं। मादा मकड़ी नर मकड़ी को सेक्स करने के बाद खा जाती, ये सबसे बड़ा ये अवगुण है। मादा मकड़ी नर मकड़ी को सेक्स करने के बाद मादा मकड़ी क्या करता है, नर मकड़ी को खा जाता है। वह सामाजिक कीट नहीं माना जाता है। मकड़ी एक सामाजिक कीट नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। आइए हम पारितंत्र के बारे में जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा पारितंत्र। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, पारितंत्र कहलाते हैं। अब हम जानवर के बारे में थोड़े जान लेते हैं। जानवर के रंग, रूप, चाल, आवाज़ आदि देखना तथा नकल करना उनकी बच्चों को बहुत रोचक लगता है। यानी जानवर जिस तरह करेगा उनका बच्चा भी उसी तरह नकल करेगा। चाल हो गया, आवाज़ हो गया, जैसे करता है वो जानवर, वो अब उसके बच्चे भी उसी तरह, उसको बहुत रोचक लगता है, उसको बहुत पसंद होता है। जब बच्चे जानवरों की विविधता को देखते हैं तब जाकर उनमें अलग अलग समूह बनाने का वर्गीकरण की शुरुआत होती है। सभी जानवर के चलने का ढंग अलग अलग होते हैं। सभी जानवरों का चलने का ढंग अलग अलग होते हैं, जो इस प्रकार है। थोड़े जान लेते हैं इसके बारे में। कुछ जानवर चलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ फुदकते हैं, कुछ रेंगते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके लिए कुछ पैरों की मदद होती है। अगर ये सब करना का होगा तो उसको पैरों की मदद लेना पड़ेगा, कुछ पंखों की लेना पड़ता है, कुछ पूंछ की मदद लेना पड़ता है। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है पंचतंत्र की कहानी। साथियों, पंचतंत्र कहानी को मम्मी पापा की कहानी कहा जाता है। ये ध्यान में रखना है कि पंचतंत्र में मम्मी पापा की कहानी कहा जाता है। पंचतंत्र की कहानी को मम्मी पापा की कहानी कहा जाता है, जिसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। पंचतंत्र कहानी के लेखक हैं विष्णु शर्मा और मम्मी पापा की कहानी इसको कहते हैं। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है जिग्सा। जिग्सा एक मानसिक खेल है। जिग्सा एक मानसिक खेल है। जिग्सा में चीज़ों को क्रमानुसार लगाया जाता है। ये गतिविधि चीज़ों को क्रमानुसार लगाने की शुरुआत कदम है। बच्चे किसी भी चीज़ को व्यवस्थित करने में या रखने के लिए सबसे पहला जिग्सा के माध्यम से ही सीखता है। जिग्सा चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, छोटे छोटे या आसान टुकड़ों न हो, इसे आसानी से जोड़ा जा सके। यानी कहने का मतलब आपको ये पता होगा कि जिग्सा एक बहुत ही सरल और मानसिक खेल है। आप देखते होंगे कोई भी आपके पास घरों में भी होगा कि कोई कलर मिलाने का होगा कि ये लाल लाल 3 कलर का लाल है, 3 कलर का ये हरा कलर है या ब्लू कलर है, सब एक दूसरे में आपस में मतलब मिला हुआ नहीं है, लेकिन उसको मिलाने के लिए उसको कई बार उसको मिलाने का प्रयास करते मिलाते ये जो है ना अंत में ये मिल जाता है।
तो वही वही है वो जिक्सा खेल, यानी मानसिक खेल है और उसको सोचते रहते हैं कैसे इसको हटाएंगे या कैसे इसको किस तरह से मिलाएंगे ताकि ये एक कलर आपस में सब एक घर में वो अपना आ जाएगा। आइए हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, वह है पत्ते का रंग। पत्ते का रंग साथियों कोई हल्के रंग का होता है, कोई पीला होता है, कोई हरा होता है, लाल, बैंगनी तथा कुछ पत्ते सफ़ेद पर उसमें धब्बे होते हैं। ये पत्ते का रंग है। आइए हम गेहूं के बारे में जानते हैं। गेहूं से हलवा बनता है, गेहूं से साथियों बनता है हलवा। चावल से डोसा और पुलाव बनता है, चावल से डोसा और पुलाव बनता है। आइए थोड़ी हम पहेली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आज का पहला पहेली है, आकाश से सीधे आती हूँ, झपट चूहा ले जाती हूँ, पूछ है मेरी खांचे वाली, हूँ मैं निराली। बताओ कौन है? वह है बाज। बाज ही एक ऐसा पक्षी है जो कि आकाश से सीधे आता है और चूहा को झपट कर ले जाता है और उसके पूंछ जो है ना खांचे वाली होती है, और वही है साथियों बाज। आइए हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी पहेली है कि मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचे आकाश में उड़ता हूँ। बताओ कौन है? वह है गिद्ध। गिद्ध ही एक ऐसा जानवर है, गिद्ध ही एक ऐसा पक्षी है जो कि मरे जानवर को खाता है और जगह को साफ कर देता है, उसके बाद ऊंचे आकाश में उड़ते रहता है। वह है गिद्ध। खाने की चीज़ों को कई तरह से पकाई जाती है, खाने की चीज़ को कई तरह से पकाई जाती है, जैसे है सेक कर, तल कर, भून कर, तो किसी को भाप के द्वारा भी पकाते हैं। आइए हम अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं साथियों। मिट्टी को नरम करने वाली मशीन को खूंटी कहा जाता है। ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है और साथियों इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि मिट्टी को नरम करने वाली जो मशीन होती है वह है खूंटी। खेतों में बीज डालने वाली मशीन को कूड़ीगो कहा जाता है, कूड़ीगे कहा जाता है। एक प्रकार का हाशिया जिससे फसल काटी जाती है उसको इलिगे कहा जाता है, यानी काटने वाली मशीन को इलिगे, मशीन डालने वाली बीज को डालने वाली मशीन को कूड़ीगे और मिट्टी को नरम करने वाली मशीन को खूंटी कहा जाता है। यानी आपको फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि मिट्टी को नरम करने वाली मशीन को खूंटी कहा जाता है और बीज डाले मशीन को कूड़ीगे कहा जाता है और फसल जिससे काटी जाती है वो साथियों है इलिगे। आइए आगे बढ़ते हैं। सभी सिर ढककर प्रवेश करते हैं, कहाँ में? वो है गुरुद्वारे में। ये भी कई बार प्रश्न आए हुए हैं कि गुरुद्वारे ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सभी लोग अंदर जब भी जाते हैं तो वो सिर को ढक के जाते हैं। आइए हम कड़ाह प्रसाद के बारे में जानते हैं। कड़ाह प्रसाद बनाने के लिए कढ़ाई में आटा और घी को भूनना पड़ता है, फिर उसमें चीनी डालकर हलवा बनाया जाता है, इसी को कड़ाह कहते हैं। कड़ाह को बनाने के लिए आटा और घी को भूनना पड़ता है, उसमें चीनी डालना पड़ता है और हलवा बनाया जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? वह है कड़ाह। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है नागपुर में। साथियों केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान है वह है नागपुर में। साथियों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं और अगली जब भी क्लास आएगी और फिर से मैं पुनः पर्यावरण का जो पार्ट कुछ बचा हुआ है उसको आपके बीच फिर से लाऊंगा। आज मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।